नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 दिनों में 12 बयान दिए और बयान में उन्होंने कहा कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया। वे कहते हैं कि व्यापार को लेकर मैंने कहा कि अमेरिका के साथ ज़्यादा व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध विराम करो। इस पर हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, पूरे मामले पर चुप हैं। वे यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चुप हैं। उन्होंने कहा मैंने गिना है। राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में बैठा दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। इसके बारे में प्रधानमंत्री की क्या राय है? मैंने गिना है राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का, और 21 दिनों में उन्होंने 12 बयान दिए हैं। और बयान में क्या कहते हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है। ये पहली बात वो कहते हैं कि अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण, अमेरिका के मध्यस्थता के कारण ये दो देश के बीच में युद्ध विराम हुआ। दूसरी बात कहते हैं ये परमाणु हथियार देश हैं, तो गंभीर खतरा है न केवल दक्षिण एशिया के लिए पर दुनिया के लिए, इसलिए हमें चिंता थी, इसीलिए मैंने हस्तक्षेप किया। ये दूसरी बात कहते हैं। और तीसरी बात कहते हैं मैं ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर मैंने उनको लुभाया और मैंने कहा अगर आप अमेरिका के साथ ज्यादा व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध विराम कराओ। ये तीन बातें 21 दिन में 11 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। हमारे प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, रैली एड्रेस कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर वो बिल्कुल चुप है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं, 21 दिनों में 11 बार उन्होंने कहा है, परमाणु हथियारों के बारे में कहा है, ट्रेड टैरिफ के बारे में कहा है, व्यापार के बारे में कहा है, और भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में बिठा दिया है, उसके बारे में प्रधानमंत्री की क्या राय है, क्या कहते हैं? तो यही तो बात है। और विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री ये भी कहा है कि तीसरे जगह में इन दोनों देशों के बीच में बात हो सकती है। तो ये तो हमारे नीति के खिलाफ है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी द्वारा घर घर सिंदूर वितरण कार्यक्रम पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह हमारे देश की महिलाओं का घोर अपमान है। हिंदू धर्म और सनातन में मान्यता है कि महिला का पति ही सिंदूर देने का हकदार है। दूसरा व्यक्ति अगर सिंदूर देता है तो ये घोर अपमान है और हमने कई जगहों से सुना है कि इसका विरोध भी हो रहा है। बीजेपी द्वारा जो सिंदूर वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, यह हमारी परंपरा का अपमान है। अगर इन्हें बांटना है तो देश में नौकरी बांटे। देखिए, ये हमारे देश की महिलाओं का घोर अपमान है, सिंदूर बांटना, क्योंकि ये देश सीता और सावित्री का देश है। हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में ये मान्यता है कि सिंदूर उसका पति, महिला का पति ही सिंदूर लगाने का, देने का हकदार है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी महिला को अगर सिंदूर देता है तो ये घोर अपमान है, और जिसका नतीजा है हमने तो कई जगहों से सुना है कि इसका घोर विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरे दरवाजे पर कोई सिंदूर मारने आएगा तो हम उसको ठीक कर देंगे। कौन दूसरा होता है हमारी पत्नी को सिंदूर देने का? ये बहुत ही हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में किसी महिला को सिंदूर लगाने का हक केवल पति को होता है, दूसरे को नहीं होता है। और जो
शादी होती है और सप्तपदी होती है आग के सामने और सप्तपदी पूर्ण हो जाती है, तो जिसके साथ महिला की शादी हो रही है वो दूल्हा अपने पत्नी के मांग में सिंदूर देता, तो वो सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। वेदों में भी लिखा है, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमने वेद भी पढ़ा है। किसी दूसरे को महिला के सिंदूर देने का, सिंदूर लगाने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सिंदूर वितरण का कार्य किया जा रहा है ये हमारे परंपराओं के अनुसार विपरीत है, हमारे धर्मों के विपरीत है और हमारी जो हिंदू धर्म में महिलाओं की पवित्रता का है उसके विरोध में है। इसलिए ये देश की परंपरा को तोड़ने के और देश को महकाने का काम हो रहा है, भ्रमित करने का काम हो रहा है कि लोग उसकी चर्चा करें। अगर इनको बांटना है तो सरकारी नौकरी बांटे, अगर इनको बांटना है तो सरकारी नौकरी बांटे। आज देश में करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे तैयार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, आज उनकी डिग्रियां फेल हो रही हैं, बेकार हो रही, इनवेन हो रही हैं। तो ये जो है पूरे देश के लोगों को आज एक तरफ। मलेशिया में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मेरे मतभेद हो सकते हैं। मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से हूं, लेकिन मैं यहां भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं अपने राजनीतिक हितों को अपने राष्ट्रीय हितों के आड़े नहीं आने दूंगा। और उन्होंने कहा कि जब मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा और मेरे देश की संप्रभुता की रक्षा की बात आती है तो मैं अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। I mean, I might have differences with the ruling party. I am from All India Trinamool Congress, but I represent India here. I will not let my political interests come in the way of my national interest. I am here to talk about what is in best interest of my nation, and the moment I step into Indian soil, I will talk about what is in best interest of my state and nation. Simple. But we all need to understand that I might differ with government on several issues, and I will not budge an inch. I will fight the government tooth and nail, will keep asking the right questions, will fight. But when it comes to my national security and safeguarding the sovereignty of my country, I will stand shoulder to shoulder with my country. And each one of us needs to also realize that they were trying to pull the Indian economy down by inflicting these terror attacks. So it's incumbent upon us, the onus is on us to do the opposite and make sure that Kashmir keeps flourishing and prospering. Next time when you book a trip to India, make sure you extend the trip by at least 3 or 4 days. And those 3 or 4 days should be solely dedicated for the people and economy of Kashmir and India. This is a humble appeal I would like to make before all of you before concluding. Thank you very much. Vande Mataram. Jai Hind. कोलंबिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का समूह 5 ब्राजील के ब्रासिलिया में पहुंचा। उन्होंने कहा कि कोलंबिया में दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बयान जारी किया गया था जिसमें भारत के बारे में कुछ भी कहने के बजाय पाकिस्तानी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई थी। इसलिए हमने उसमें सुधार किया है। हमने सरकार से मुलाकात की और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने इस बयान को वापस ले लिया है। in this venture, and here in Brazil we're looking forward to having some very solid constructive discussions. Brazil is a major power in the region, it's a BRICS partner of ours. We've elevated our relationship to a strategic partnership going back to 2006, so it's a country that really matters to us, and though they're not currently on the Security Council, we felt keeping them fully abreast of our position and continuing to keep the dialogue channels open is very important. What comments on 50% going on? What comments
comments on the criticism going on in India and many questions raised by Congress as well? Look, I mean, I think this is the time now for us to focus on our mission. Undoubtedly, in a thriving democracy, there are bound to be comments and criticisms, but I think at this point, we can't afford to dwell on them. When we get back to India, no doubt we'll have our chance to speak to our colleagues, speak to our critics, speak to the media there. But right now, we're focused on the countries we're coming to and getting the message out to the people. Thank you so much. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति में जो कुछ हुआ, हमारे डीजीएमओ ने 2 बार प्रेस वार्ता करके पूरे राष्ट्र को बताया कि क्या हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। भारत को जो कुछ करना पड़ा सब कुछ स्पष्ट बताया। उसके बाद किसी प्रकार के सवाल की गुंजाइश नहीं रह जाती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति में जो कुछ हुआ, हमारे डीजीएमओ ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे राष्ट्र को ये बताया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किन परिस्थितियों में भारत को जो कुछ करना पड़ा, उस सब कुछ स्पष्ट बताया। मैं समझता हूँ उसके बाद किसी प्रकार के कोई सवाल की या कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है। ज़बरदस्ती मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वो नेता जो पूरे तौर पर रिजेक्ट हो गए हैं, वो अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को लंबा कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा कदम लिया है। पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर हमारे सैनिकों ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पूरा देश तिरंगा लेकर दौड़ा। पिछले दिनों हमने नशे के खिलाफ एक यात्रा निकाली। हरियाणा का युवा एकजुट होकर उसमें शामिल हुआ। हरियाणा में हम 13 अप्रैल 2024 से चुनावी मूड में हैं। इससे पैसे की बर्बादी होती है, विकास की गति रुकती है। विकसित राष्ट्र के लिए एक देश एक चुनाव कड़ी भूमिका अदा करेगा और बड़ी भूमिका अदा करेगा। आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने एक कड़ा स्टेप लिया। पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पूरा देश तिरंगा लेकर के दौड़ा। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एकता की दौड़ में उस हमारे जांबाज सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में एक पूरा देश एकजुट करके खड़ा हुआ आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में। अभी पिछले दिनों हमने नशे के विरुद्ध एक यात्रा निकाली। पूरा हरियाणा का युवा एकजुट उसकी दौड़ लगाई नशे को समाप्त करने के लिए। जब भी कोई इस प्रकार के बुराई होती है, उस बुराई को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये उसी ही एक समस्या है। क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, मैं हरियाणा के अंदर 13 अप्रैल से 2024 हम इलेक्शन मोड में हैं और 13 अप्रैल को ही आचार संहिता 2025 एक साल के बाद पैसे का वेस्टेज होता है, विकास की गति रुकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी कड़ी उसमें भूमिका अदा करेगा। ये देश गति से आगे बढ़ेगा और जब जब भी कोई इस प्रकार की कोई समस्या कुरीति होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया और पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। आज लाखों की संख्या में बेटियां बची हैं। उसका बेटियां, आज हमारी बेटियां राफेल जैसे विमान को उड़ाने का काम कर रही है। आज हमारी बेटियां बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का आह्वान किया। पूरा देश एकजुट हुआ है कि बीमारियां नहीं होनी चाहिए, भारत स्वच्छ और सुंदर सशक्त होना चाहिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमने देश को एकता के सूत्र में पिरो करके देश में एक समय के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। इससे खर्चा बहुत कम होगा और इससे प्रशासनिक अमला विकास के अंदर गति से काम करेगा और देश ये विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। इस
आह्वान को लेकर के हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर के आज गुरु द्रोणाचार्य जी की ये पवित्र भूमि, मां शीतला की भूमि, जहां से वन नेशन वन इलेक्शन को पूरे हमारे युवा साथियों ने, हमारे आम नागरिकों ने, सभी प्रबुद्धजनों ने आज इस यात्रा को समर्थन दिया है। मैं सबका दिल से बहुत बहुत पूर्व राष्ट्रपति बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1980 से पाकिस्तान अपने बजट का 20 से 25% रक्षा पर खर्च करता है। IMF, सऊदी अरब और अमेरिका अपने उन्हें ऋण देते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा केवल ऋण पर है। उनकी अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत है कि किसी भी दिन वे अगले सोमालिया या सूडान बन सकते हैं। कोई भी देश उन्हें मदद देगा तो अपना पैसा खो देगा। Since 1980, they are spending 20 to 25% of their budget for defense only. जो उनके पास पैसा है, IMF is giving loan, Saudi Arabia is giving something, US is giving something. You will be surprised कि 80% जो उनकी इकोनॉमी है, that is on loan only. क्योंकि वो सारा का सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। इसलिए आज उनकी इकोनॉमी ऐसी है कि किसी भी दिन वो पूरा सोमालिया की तरह हो जाएगा, सूडान की तरह हो जाएगा। और कोई भी देश उसको मदद करेगा तो अपने पैसे को डुबाएगा। भारत आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अल्जीरिया में सब कुछ है। हम अल्जीरिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं। हम और अल्जीरिया साथ साथ बढ़ना चाहते हैं। और अल्जीरिया भारत एक साथ होगा तो अल्जीरिया भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ टेरर एक्टिविटी में यदि अल्जीरिया हमारा साथ देगा तो निश्चित तौर पर हम दोनों एक विकसित देश होंगे। इसी के लिए हम आए। धन्यवाद। इन 1972 वी गिफ्टेड देम। मैं गिफ्ट इसलिए कह रहा हूं कि 93,000 जो उनके सैनिक हमने पकड़े थे वो हमने लौटा दिए। यू विल बी सरप्राइज्ड कि स्टिल 54 आवर आर्मी पीपल आर इन पाकिस्तानी जेल, जो आज तक उन्होंने नहीं लौटाया। तो आपने जो कहा व्हेन यू सेड कि 40 लोग जो है हमारे नहीं लौटाए, दिस इज पाकिस्तान, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सिंस 1980 दे आर स्पेंडिंग 20 to 25% ऑफ देयर बजट फॉर डिफेंस ओनली। जो उनके पास पैसा है, IMF is giving loan, Saudi Arabia is giving something, US is giving something. You will be surprised कि 80% जो उनकी इकोनॉमी है, that is on loan only. क्योंकि वो सारा का सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। इसलिए आज उनकी इकोनॉमी ऐसी है कि किसी भी दिन वो पूरा सोमालिया की तरह हो जाएगा, सूडान की तरह हो जाएगा। और कोई भी देश उसको मदद करेगा तो अपने पैसे को डुबाएगा। भारत आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अल्जीरिया में सब कुछ है। हम अल्जीरिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं। हम और अल्जीरिया साथ साथ बढ़ना चाहते हैं। और अल्जीरिया भारत एक साथ होगा तो अल्जीरिया भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ टेरर एक्टिविटी में यदि अल्जीरिया हमारा साथ देगा तो निश्चित तौर पर हम दोनों एक विकसित देश होंगे। इसी के लिए हम आए। धन्यवाद। अल्जीरिया में AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह केवल दक्षिण एशिया का सवाल नहीं है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि यह सारा नरसंहार दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैल जाए? नहीं,
आतंकवाद के मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। It's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No. So it is in the interest of world peace and to control Pakistan, which is the main sponsor of terrorism, it has to be brought back in the FATF grey list. And also, Algeria is a contributor to UN counter-terrorism initiatives. And it is promoting guidelines on terror finance. So we hope that we have a common enemy in form of terrorism, in form of ideology, and that is why our government has sent us to your great nation to please put forward these viewpoints. And I'm sure that when the time comes, your leadership will rise to the occasion and bring back Pakistan and FATF. And also you have seen that India has been a great supporter of Algeria, and we continue to support Algeria. Bilateral trade is good. But the important point which all of us have come, despite being from different political backgrounds, despite being completely opposed to each other in India, we have come here to put forward our viewpoint so that the Algerian political leadership would appreciate, understand, and help India in bringing Pakistan back in FATF grey list. And India, whether in Punjab, whether in Kashmir, you have one common link, and that is it was Pakistan-sponsored terrorism. The Northeast is a different issue. You have various players over there. But terrorism has emanated from our neighboring country. And they have patronized them, they have trained terrorists. Punjab now is peaceful, but terrorism continues by Pakistan, because Pakistan is the epicenter of Takfirism. And there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction, which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person. And that, unfortunately, that is their ideology which they have been promoting, perpetrating. The terrorist groups like LET, Jaish-e-Mohammed in Pakistan, they are from Pakistan, but ideologically they are very close to Daesh and Al-Qaeda. In fact, LET was also collaborating and helping Al-Qaeda. So the lessons we have learned is that there should be no tolerance to terrorism. Anyone who picks up arms is a terrorist. We will not allow any space to be given to any terrorist. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।